हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब जो भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं वो थर्मोडायनेमिक कहलाता है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा काफी इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पे सिस्टम क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होती है, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके सामने। अगर सिस्टम की बात है कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और आप इन्हें कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, तो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ध्यान से समझना कि इन सारे ही सिस्टम की अगर वन बाय वन हम देखें, स्टडी करें, तो क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं या फिर क्या डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में कुछ सपोज कि मैंने यहाँ पे मिल्क ही भर दिया है। क्या कर दिया आपने? मिल्क कर दिया। लेकिन ये मिल्क जो है वो आपका गर्म है अभी, है ना। तो जब ओपन सिस्टम की बात की गई, ओपन सिस्टम की बात की गई मतलब मेरे पास में ये ओपन है, इसके ऊपर कोई लीड नहीं है। आप देख पा रहे हो कि ये सिर्फ क्या है, ओपन है, इसको अपन ने कहीं से कवर नहीं किया है। तो जब ओपन सिस्टम होगा तो आपका थोड़ी देर में, मतलब आपको यहाँ से ऐसे वेपर्स के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि हीट क्या, एनर्जी क्या हो रही, ट्रांसफर हो रही। तो ऐसा सिस्टम जहां पर मास एंड एनर्जी दोनों ही क्या होती, एक्सचेंज होते हैं। किसके साथ में? आपके सराउंड के साथ में। तो देखिए हमारे पास में क्या होगा कि एक होगा आपका सिस्टम और एक होगा आपका सराउंड। तो अगर मैं बात करूं सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंड्स क्या है, तो पहले आप उनके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा भी देखो कि सिस्टम वो होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम वो होता है जिस पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? जिस पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। जैसे कि ये कप में चाय रखी हुई है ना, आप उस कप की चाय के बारे में सोच रहे हो, आप उस पे प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्वेशन किस पे कर रहे हो? उस कप के जो भी चाय है उसमें। तो कप आपका क्या हो गया? सिस्टम हो गया। अब जो कप जहां पे रखा हुआ है, कहाँ रखा है? कमरे में रखा है। तो अब इस कप के लिए जो आपका कमरा है वो क्या हो गया? सराउंड हो गया। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि सिस्टम क्या है। सिस्टम ऐसा ऐसा आप कोई ऑब्जेक्ट या बोल सकते हो कि जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या जिस पे आप ऑब्जर्वेशन लगा रहे हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो क्या हो जाता है? आपका सिस्टम हो जाता है। सिस्टम के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? आपका सराउंड हो जाएगा। और अगर मैं एंड सिस्टम एंड सराउंड दोनों को मिक्स कर दूं, क्या कर दूं? सिस्टम और सराउंड को दोनों मिक्स कर दूं, तो जो बन जाता है जिसे हम दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं यूनिवर्स। तो ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही छोटी सी बात थी कि सिस्टम क्या होता है, सराउंड क्या होता है, और इन दोनों को मिला देते हैं क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। जैसे कि आपके पास में कोई एक केबिन है जहां आपका स्टडी रूम है ना, आपके घर में आपका क्या है? एक स्टडी रूम है। तो वो स्टडी रूम आपका पूरा आपके लिए क्या हो जाता है? जैसे आप वहां बैठ के स्टडी करते हो, तो वो आपका सिस्टम हो गया, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि आपने लैपटॉप पे काम करो, तो लैपटॉप आपके लिए क्या हो गया? सिर्फ सिस्टम हो गया। लेकिन उसके अलावा जो भी उसके आसपास चीजें रखी हुई है वो क्या हो जाएगा? सराउंड हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बोला है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम के पहले सिस्टम क्या होता है ये एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। उसके अलावा आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बोलोगे? यूनिवर्स। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी चीजें थी। अब ये समझ में आ गया आपको कि ओपन सिस्टम में क्या होता है भैया। ओपन सिस्टम में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि मास और एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो वो सिस्टम जिसमें मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज आर नोन एज ओपन सिस्टम। अब ये क्या होती है कि इसकी जो वॉल्स होती है ना, इसकी जो वॉल्स होती हैं, इसमें आपका एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी वॉल जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसे हम डाई थर्मल वॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई थर्मल वॉल्स। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि आपने इसको क्या कर दिया? ऊपर से कवर कर दिया। जैसे कि आपका जो मग था चाय का, उसको आपने क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो जब आप कवर कर देते हो तो इसमें मास का एक्सचेंज तो रुक जाता है, लेकिन अभी एनर्जी का एक्सचेंज तो नहीं रुकता है, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद में देखोगे तो आपकी चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, है ना। तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं होता है। चाय आपकी कम नहीं होगी। लेकिन ओपन सिस्टम में हम रखेंगे तो आपको जैसे कि धूप में रख दिया या वाटर रख दिया तो वो क्या हो जाता है? एवोपरेट हो जाता है ना। तो बस वही चीज है कि ओपन सिस्टम में आपका मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज हो जाता है। किसके साथ एक्सचेंज होता है ये? आपका सराउंड के साथ में।
क्लोज सिस्टम में मास कैन नॉट बी एक्सचेंज बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। इतना समझ में आता है। फिर अगर हम बात करें आइसोलेटेड की, तो आइसोलेटेड का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका थर्मस फ्लास्क। क्या हो सकता है? थर्मस फ्लास्क। अगर हम थर्मस फ्लास्क में चाय भरते हैं ना, तो यहाँ ना तो आपका मास का एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। मतलब अगर आप 2-3 घंटे बाद भी अगर चाय पियोगे, तो आपकी चाय क्या मिलेगी? आपको गर्म मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि चाय सुबह से लेकर शाम तक आपको गर्म मिलेगी, है ना? एक टाइम इंटरवल रहेगा, उस टाइम इंटरवल के अंडर ही ये चीज होगी। तो ऐसा सिस्टम जहां पर मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक सिस्टम, सॉरी, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और उसकी जो दीवारें होती है, उस दीवारों को हम बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल्स। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? तो ये एक आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में हमारे पास में दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है बेटा। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनसे आप याद रखना इंडिपेंडेंट। क्या याद रखोगे? इनसे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब किससे इंडिपेंडेंट? मास एंड साइज इंडिपेंडेंट, है ना? क्या होगी ये? मास एंड साइज इंडिपेंडेंट होती है। और आपकी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो मास एंड साइज डिपेंडेंट होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऐसे समझे कि अगर आपके पास में कोई एक कमरा है, क्या है? कोई एक कमरा है, तो उस कमरे में, अभी ये इतना बड़ा कमरा है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, आप इसे देखें। अब थोड़े दिन बाद में आप क्या करो, इसमें एक वॉल बना देते हो, दीवार बना देते हो। तो पहले जितना बड़ा कमरा था उतना बड़ा कमरा तो अब नहीं है। मतलब ये साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? ये दो छोटे छोटे कमरे हो गए, तो ये क्या हो गया आपका? साइज डिपेंडेंट हो गया ना। तो वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम आपकी कौन सा टाइप की प्रॉपर्टीज आ जाएगी? वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आ जाएगी। बात समझ में आएगी? एक्सटेंसिव में मैंने लिखा है कि मास एंड साइज डिपेंडेंट होती है। तो मास एंड साइज डिपेंडेंट का क्या मतलब है एग्जैक्टली? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि आप अपने रूम को क्या कर रहे हो, एक वॉल बना के टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम क्या है? साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, अगर आपने दोनों ही कमरे में एसी नहीं लगा रखे तब, है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखो टेम्परेचर की, आपने वॉल बना दी, लेकिन अभी भी टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? उतना ही होगा जितना इस कमरे में होगा। तो टेम्परेचर आपका साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये समझने का कि किस तरह से मास और साइज पे डिपेंड करता है और नहीं करता है ना। तो वैसी प्रॉपर्टीज जो मास एंड साइज इंडिपेंडेंट होती है उन्हें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास एंड साइज पर डिपेंड करती है उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, पीएच, है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ ऑफ द सेल, जैसे कि अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि आपके पास में ईएमएफ ऑफ द सेल से उनको हम क्या कर सकते हैं? उसको जोड़ नहीं सकते थे, ठीक है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से यहाँ पे क्या मतलब है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से यहाँ पे मतलब ये होता है कि जैसे आप ये बोल सकते हो लाइक डेल्टा एच, वो क्या हो गया आपका? स्पेसिफिक हो गया, ठीक है ना? मतलब जो चेंज नहीं होता है, स्पेसिफिक हो गया, तो वो सब क्या हो जाएगी? जैसे मोलर प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हमारे लिए किस में आ जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। दूसरा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है बच्चों कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन, क्या याद रखोगे? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डिवीजन जो होगा वो इंटेंसिव होता। मेक इट ए पॉइंट। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन अगर आप करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रखी, यहाँ पे कोई एक्सटेंसिव रखी, तो ये दोनों आपकी क्या हो जाएगी? इनका जो डिवाइडेशन होगा उससे आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज करा ना, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होती, स्टैंडर्ड होती है। 1 ग्राम सिस्टम के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो ये किसी भी मास एंड साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? अब इसके अगर हम एग्जाम्पल लें तो यू यहाँ पे है इंटरनल एनर्जी, एच यहाँ पे एंथैल्पी, एस यहाँ पे एंट्रोपी, जी यहाँ पे फ्री एनर्जी, सी है यहाँ पे हीट कैपेसिटी। ये सब आपके किसके एग्जांपल्स हैं? ये सब हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है जो कि वॉल्यूम एंड मास डिपेंडेंट होते हैं, मोल्स। अब
इतना समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे अपने को ये याद रखना है कि जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ना, ये एडिटिव इन नेचर होती है। क्या होती है? एडिटिव, नॉन एडिटिव इन नेचर होती है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो एडिटिव होती है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो तो मैंने आपको बताया था कि ई नॉट सेल जो है, ई नॉट सेल को आप क्या नहीं कर सकते हो? ऐड नहीं कर सकते हो। मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल को आप ऐड नहीं कर सकते थे। और फिर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने वहां पे क्या देखा था कि गिब्स फ्री एनर्जी को आपने ऐड कर दिया था, ठीक है ना। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और नॉन एडिटिव इन नेचर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर। इतना याद हो गया? ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं ना आपसे। अब वन बाय वन देखो, ये वाला जो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, जैसे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, इनके बारे में आपने नहीं सुना है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, इनके बारे में तो आप बचपन से जानते हो, है ना। तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स याद करना है। बड़े आगे अब हम बात करेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन की। तो देखो, जैसे हमने अभी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करी है ना, तो उस किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए स्टेट एंड पाथ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं हम, है ना। जैसे कि आपके पास में कोई एक कंटेनर है, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना रही हूँ। इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है ऊपर की ओर, और इस कंडीशन में ये इसकी क्या हो गई? स्टेट 1 हो गई। और इस स्टेट पर इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। कुछ देर बाद आपने क्या करा? इस पिस्टन को दबा दिया। इस पिस्टन को क्या करा? कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया और पिस्टन को दबा दिया, तो पिस्टन दब गया। तो आपके पास में क्या हुई? सेकंड स्टेट ये आ गई। तो जब सेकंड स्टेट ये आ गई, तो अब इस स्टेट के लिए ये क्या हो गया? स्टेट के लिए आपका प्रेशर क्या हो गया? P2, वॉल्यूम क्या हो गया? V2, और टेम्परेचर क्या हो गया? T2 हो गया। तो आप यहाँ पे स्टेट 1 और स्टेट 2 की बात कर रहे हो ना, तो ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे फंक्शन जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। देखो, ये स्टेट 1 और स्टेट 2 पे डिपेंड कर रहा है ना, कि पहले P1 V1 T1 था, अब क्या हो गया? P2 V2 T2 हो गया। तो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि पहले प्रेशर P1 था और बाद में P2 था, तो इसको हम क्या लिखते हैं? डेल्टा P, है ना। ये आपको फाइनल माइनस इनिशियल की बात बताता है। अगर आपके पास में मैं इसकी बात करूं डेल्टा H की, तो ये क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या हो जाएगा आपका? H2 माइनस H1, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं। या फिर आप उसे ये भी बोल सकते हो कि पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब क्या? कि आपकी जो फाइनल इनिशियल से सॉरी इनिशियल स्टेट से जो फाइनल स्टेट पहुंची है, वो कैसे पहुंची है इस पे डिपेंड नहीं करता है ना। बस वो पहुंच गई है, तो वो आपकी क्या हो गई है? कि आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है, बस उसी के ऊपर डिपेंड करिए। आप यहाँ से यहाँ पहुंचे, ऐसे पहुंच गए सीधे, या आप यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे पहुंचे, पहुंचे आप वहीं पे, तो ये फाइनल और माइनस सॉरी फाइनल एंड इनिशियल के ऊपर डिपेंड करेगा, उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि किस पाथ से आप गए हो। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट भी होती है। अगर मैं पाथ फंक्शन की बात करूं तो बट ऑब्वियस है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पूरे इंटायर पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। डिपेंड्स ऑन द इंटायर पाथ, मतलब आप कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे हो, वो उस पूरे पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। और दूसरा, अगर आप ये बोलते हो कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी, इसका मतलब ये स्टेट इंडिपेंडेंट है, मतलब फाइनल और माइनस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जैसे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? हीट हो गया, वर्क हो गया, ये सब हमारे एग्जांपल हो गए पाथ फंक्शन के। तो ये समझ में आया है कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है ना। तो वही चीज है आपके पास में कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या है? कि इंटरनल एनर्जी को ही हम बोलते हैं सम ऑफ द ऑल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में क्या है? इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में आपकी इंटरनल चेंज होता है। इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में क्या है? इंटरनल चेंज। तो इसलिए चेंज होने की वजह से आप इसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मैं क्या बोल रही हूँ कि इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज है, इसकी वजह से यहाँ पे आप इसे या तो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करोगे या फिर आप इसे डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करोगे। तो द सम ऑफ ऑल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ ऑल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे इंटरनल लिखना है, द सम ऑफ
ऑल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। फिर है आपका द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब आपके पास में इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, इसकी आप क्या कर सकते हो, जैसे फाइनल और फाइनल और इनिशियल वैल्यू को आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला है कि इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या था, सम ऑफ द ऑल एनर्जी था, सॉरी यहाँ पे आपका सम ऑफ द ऑल एनर्जी ही आएगा, इंटरनल एनर्जी नहीं आएगा। तो सम ऑफ ऑल द एनर्जी, मतलब इसी की डेफिनेशन यहाँ पे मैं बता रही हूँ, द सम ऑफ ऑल एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, इंटरनल एनर्जी। आप यहाँ पे बोल सकते हो इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ध्यान से सुनना है ना। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, अब ऑल एनर्जी जैसे पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, मतलब सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी एनर्जी एसोसिएट होगी वो सारी की सारी एनर्जी का जो सम ऑफ होगा उसे ही आप क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो। और सबसे अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका ये है यहाँ पे कि इंटरनल एनर्जी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैं कीट पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है भाई, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास में हीट। हीट क्या होता है, तो द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट। दूसरा आपके पास में टर्मिनोलॉजी है वर्क, द एनर्जी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास में ये कोई पिस्टन है, इस पिस्टन को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, धक्का मार रही हूँ, है ना। तो द एनर्जी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, इधर हुआ तो आपने एक्सटर्नल प्रेशर ये लगाया और इधर से सिस्टम भी आपका क्या कर रहा है, इस पे कोई काम कर रहा है, एक एनर्जी दे रहा है। तो द एनर्जी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज वर्क, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आता है, आगे बढ़े। अब एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक यहाँ से स्टार्ट होती है, ये तो आपका बहुत ही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था अभी तक। थर्मोडायनेमिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में यहाँ पे जो इक्वेशन होती है उसका लिखने का, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग होता है, लेकिन फीलिंग्स वही होती है ना। तो क्या कहता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने बचपन में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ, है ना। तो द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एनर्जी को आप ना ही तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट आप इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो, वही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो आपके पास में जो एनर्जी वो क्या होगी, पूरी इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे और ये होती है सम ऑफ Q प्लस W, मतलब हीट और वर्क के सम ऑफ के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमारे पास में केमिस्ट्री में IUPAC ने इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन दिए हैं फॉर Q एंड W, ठीक है ना। Q एंड W के लिए क्या करा है इसने, कुछ साइन कन्वेंशन दिए हैं। उन साइन कन्वेंशन को आप जरा ध्यान से समझना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन अलग अलग है। देखते हैं क्या क्या साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन में पहला है आपके पास में, इसको बहुत ही ध्यान से सुनना एक एक शब्द। पहला है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम समझ में आया था जिसपे आप काम कर रहे हो, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि अगर सिस्टम आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो रिलीज कहाँ से हो रही होगी हीट, तो बट ऑब्वियस है कि हीट रिलीज होगी आपकी कहाँ से, सराउंड से। तो हीट रिलीज्ड बाय सराउंडिंग, है ना। तो वर्ड्स को अच्छे से समझना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम मतलब Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Q क्या होगा आपका, पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम और हीट रिलीज्ड बाय सराउंड्स, ये क्या हो जाएगा आपका, Q पॉजिटिव। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, अब क्या कर रहा है, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। फिर है
आपका W, तो ये तो आपके क्या हो गए Q के एक साइन कन्वेंशन। अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर हीट रिलीज बाय द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव। अगर ये हीट रिलीज बाय द सिस्टम है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये रिलीज कर रहा है तो भैया आपका सराउंड क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो आप सेकेंड पॉइंट को ऐसे भी सोच सकते हो कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंड्स, क्या बोल सकते हो, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंड्स। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए ध्यान से सुनना है, क्योंकि सिस्टम की बात कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब सिस्टम कर रहा है, तो हीट रिलीज कौन कर रहा होगा सिस्टम के लिए, सराउंड कर रहा होगा। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सिस्टम से जो रिलीज की गई हीट है उसे एब्जॉर्ब कौन कर रहा होगा, उसे एब्जॉर्ब सराउंड कर रहा होगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाली चीज हो गई। नेक्स्ट है हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने काम किया मतलब क्या, सिस्टम ने काम किया इसका मतलब क्या कि सिस्टम के अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो काम कर रही है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, सिस्टम में जो गैस भरी है वो कितना वर्क कर रही है इसका मतलब ये होता है, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। और अगर मैं बात करूं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो प्लस में वैल्यू रखनी है कि माइनस में वैल्यू रखनी है, यही हमें नहीं समझ में आता है। तो एक बार और क्लियरली देख लो, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। तो इसका अपोजिट सोच लेना है ना, कि अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपके पास में ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रिलीज इसको दे कौन रहा होगा, इसके लिए रिलीज कौन कर रहा होगा, तो सराउंड्स इसके लिए रिलीज कर रहा होगा। अगर आपका सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो एब्जॉर्ब कौन कर रहा होगा, तो बट ऑब्वियस है कि सराउंड एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हो आप, इसको आप और अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे ये सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। इस सिस्टम पे कब क्या पॉजिटिव होगा, कब क्या नेगेटिव होगा, उसको मैंने समझाने के लिए एक ट्रिक बताई है आपको, बड़े ही ध्यान से समझना। देखो जरा कि ये क्या बोल रहा है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम पर वर्क हो रहा है, ये है ना वर्क, मतलब ये एरो ऐसा लगा है, मतलब क्या, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, वर्क ऑन सिस्टम हो रहा है, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, क्या, सिस्टम वर्क कर रहा है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव। तो आप ऐसा इसको मान लिया करो कि आप हो, सिस्टम क्या है, आप है, क्या है, आप सिस्टम है। और जब आप काम करोगे तो आपका जो वर्क होगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और जब कोई आप पे काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है क्यू। तो अगर हीट, ये क्यू ऐसे हो रहा है ना, मतलब एरो इधर लगा है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है सिस्टम के थ्रू, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। इतनी बात समझ में आई। चलो अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए जरा, मैंने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल आपको दिए हैं, सोचो जरा इसके बारे में। क्वेश्चन बोलता है आपको, फाइंड डेल्टा यू इफ अ सिस्टम, फाइंड डेल्टा यू इफ अ सिस्टम absorb 15 kilojoule heat and does 5 kg of work। बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्या कह रहा है, डेल्टा यू आपको फाइंड करना है इफ द सिस्टम एब्जॉर्ब, इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब 15 किलो जूल हीट, मतलब आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो देखो जरा, यहाँ पे अपन ने क्या बोला था, सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपके लिए क्या आना चाहिए, चलिए जरा पीछे की स्लाइड में देखो, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, है ना, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब Q इज इक्वल टू प्लस 15 kg, है ना, आया।
क्या आया आपका, Q पॉजिटिव आएगा, तो ये कितना आएगा, 15 kg आएगा। फिर absorb heat and does 5 kg ऑफ वर्क, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो मैंने बोला अगर अपन काम करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब -5 kg आएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या था, Q प्लस W था। Q क्या रखोगे, 15 रखोगे, है ना, W क्या रखोगे, -5 रखोगे, तो आपके पास में डेल्टा U कितना आ जाएगा, 10 kg आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको किलो कैलोरी से जूल में चेंज करना है तो आप यहाँ पे ये भी याद रखें, 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है, 4.18 जूल। अगर इस वाले क्वेश्चन में आप देखो तो क्या बोल रहा है, फाइंड डेल्टा यू इफ सराउंड्स एब्जॉर्ब 10 kg ऑफ हीट। सराउंड एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा, सराउंड एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब आपका सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है ना। ये अगर अभी मैंने बताया कि अगर आपका सराउंड एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब क्या है कि सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, और अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। कितनी आएगी, 10 kg, सही है ना। फिर दूसरा आगे क्या बोलता है, एंड वर्क डन बाय द सराउंड इज 60 kg, मतलब सिस्टम द्वारा जो काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये क्या हो गया आपका, वर्क डन बाय द सिस्टम 60 kg हो गया। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस W से हमारा -10 प्लस 60, इट विल बी इक्वल टू 50 kg। तो ठीक है ना। अगर आपको बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम ये चीजें नहीं समझ में आएगी तो फिर हमारे न्यूमेरिकल्स में प्लस वैल्यू रखना है कि माइनस वैल्यू रखना है, ये नहीं समझ में आएगा। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें हमें कब पॉजिटिव रखना है कब नेगेटिव रखना है, तो आप अपने आप को क्या मानो, सिस्टम मानो। और अगर आप काम कर रहे हो तो आपका वर्क क्या हुआ, नेगेटिव, और अगर आप पे किसी ने काम किया है तो क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। फिर अगर आप सराउंड से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो मतलब पॉजिटिव, आप हीट रिलीज कर रहे हो मतलब नेगेटिव, बस इतनी सी बात है। और अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो कहीं से तो कहां से करोगे, सराउंड से, तो बस दो ही चीजें यहाँ पे चलेगी, एक चीज आपका सिस्टम चलेगा और दूसरा सराउंड। बस जब भी आपके पास में कोई भी बात आती है तो आप मान लिया करो कि ये कोई एक सिस्टम है और इस पे वर्क हो रहा है, और इसके अलावा जो भी कहानी होगी वो सब सराउंड से रिलेटेड होगी। ठीक है ना। आगे बढ़े, अब देखते हैं प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में हमारे पास में 3 टाइप की प्रोसेस होती है, वैसे तो 4 टाइप की प्रोसेस होती है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो, लेकिन हमारा जेई और मेंस के लेवल से 3 टाइप के होते हैं ना, तो मैं वो भी बताऊंगी फोर्थ वाला भी कौन सा होता है, लेकिन पहले हम 3 टाइप के प्रोसेस देखते हैं, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल्स। ये 3 मेन आपके प्रोसेस है। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, पी कांस्टेंट है, डेल्टा पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक का मतलब क्या है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 0 है आपका। आइसोथर्मल मतलब जहां आइसो वर्ड आ रहा है और उसके पीछे जो लिखा है वो उसको क्या कर दो आप, कांस्टेंट कर दो। थर्मल मतलब हीट से रिलेटेड है, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और जो कांस्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन पे अगर हम इनके ग्राफ की बात करें तो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्राफ पूरा बनाया है। अब इनमें क्या क्या हमने लिया है उसको देखते हैं ना। आपके पास में प्रेशर और V के अगेंस्ट ग्राफ है, मतलब पीवी ग्राफ है। ठीक है ना, क्या है आपके पास में, पीवी ग्राफ है। तो प्रेशर यहाँ पे क्या है, आइसोबारिक है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो देखो आपके पास में क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कांस्टेंट है ना, प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। ये आया। पहले मैं सारे ग्राफ बता देती हूँ, फिर मैं ये बताती हूँ कि मैंने ये जो एरोज लगाए हैं ये क्या कहते हैं, है ना। फिर अगर मैं वीटी ग्राफ की बात करूं तो वीटी ग्राफ में मेरे पास में क्या हो रहा है बच्चों, वीटी ग्राफ में मेरे पास में यहाँ पे इस तरह से पीवी बराबर एनआरटी लगाएंगे। पीवी बराबर एनआरटी में तो मेरे पास में पी तो क्या है, कांस्टेंट, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआर अपॉन पी। एनआर अपॉन पी क्या होगा, हमारा स्लोप, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा।
अगर मैं पीटी ग्राफ की बात करूं तो अगेन मेरा पी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा। अगर मैं आइसोकोरिक की बात करूं तो मेरा वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो पहले वॉल्यूम इसके लिए पीवी के लिए ये ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। अगर मेरे पास में वीटी की बात करूं तो वीटी के लिए मेरे पास में ये ग्राफ मिलेगा। और अगर मैं पीटी की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास में पी तो क्या है, चेंज है, तो यहाँ पे मेरे पास में स्ट्रेट लाइन अगेन पीवी बराबर एनआरटी से ये मिल जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है, आप यहाँ पे ये देखें कि आइसोथर्मल के लिए अगर मैं देखूं तो टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है मतलब पीवी बराबर एनआरटी से पूरा ये कांस्टेंट हो गया। अगर ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये पूरा कांस्टेंट हो गया है तो मतलब आप बोल सकते हो कि एक्स वाई कांस्टेंट है ना, एक्स वाई कांस्टेंट है। तो इस टाइप के लिए हमें क्या मिलता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला ग्राफ मिलता है। तो पीवी के बीच में ये ग्राफ मिला, वी के लिए मुझे यहाँ पे क्या है, वीटी के लिए अगर पीवी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर मैं वीटी ग्राफ प्लॉट करूंगी तो क्या हो जाएगा, आप हमारे पास में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये ऐसा हो जाएगा कांस्टेंट, और इसमें भी मेरे पास में क्या हो जाएगा, पीटी के बीच में भी ये ग्राफ मिल जाएगा। अब दूसरी चीज ये देखना कि हमारे पास में अगर कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में पिस्टन लगा है और पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है, पिस्टन अगर ऊपर जा रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपांशन हो रहा है। अगर पिस्टन नीचे आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंप्रेशन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये जो बनाई है आपकी लाइन, इसमें इस तरह से जो एरो लगा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब ये कि आपके पास में एक्सपांशन हो रहा है। इस तरह का जो एरो लगाया है इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन हो रहा है। अगर मैं ऐसे जा रही हूं और मैंने ऐसे लगाया है एरो, तो इसका मतलब क्या है आपके पास में एक्सपांशन, और ऐसे लगाया है तो इसका क्या मतलब है, कंप्रेशन। तो इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एक्सपांशन, इसके अगर अपोजिट आ रहे हो तो क्या हो रहा है आपका, कंप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आपकी क्या है, कंप्रेशन और एक्सपांशन। तो ऐसा अगर आपके पास में आता है तो आप इसे क्या बोलोगे, एक्सपांशन, और इस तरह से हो रहा है तो क्या होगा, कंप्रेशन। तो एक क्वेश्चन आया था कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि किस टाइप का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रोसेस समझ में आ गई, उस क्वेश्चंस को अपन बाद में डिस्कस करते हैं। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, और इन सबके क्या ग्राफ, क्लियर है। आगे बढ़े, अब जरा इस प्रोसेस को देखिए। फोर्थ प्रोसेस, जैसे मैंने बताया था कि मेन तीन है हमारे पास में प्रोसेस, लेकिन फोर्थ प्रोसेस जो है हमारे पास में एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या, ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होती है और लूप बनता है। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम एंड लूप इज फॉर्म्ड। लूप इज फॉर्म्ड मतलब आपके पास में क्या, कि आप यहाँ से इधर गए ए से बी, बी से आप सी गए, सी से आप डी गए, और डी से फिर आप ए आ गए, है ना। तो आपके पास में फाइनल और इनिशियल स्टेट तो सेम आई, साथ में आपके पास में क्या हो रहा है, लूप का भी फॉर्मेशन हो रहा है। एक लूप का फॉर्मेशन अगर होगा तो ही वो क्या कहलाएगा, आपका साइक्लिक स्टेट कहलाएगा, सॉरी साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। अगर लूप का फॉर्मेशन नहीं हुआ, जैसे कि अगर आप ऐसे बोलो कि मेरे पास में आप ए से बी गए, कहां से कहां गए, ए से बी गए और बी से ए आ गए वापस, तो ये फाइनल और इनिशियल स्टेट तो आपकी सेम हुई, लेकिन लूप का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन लूप का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो साइक्लिक प्रोसेस होगा। अब देखिए, आपने ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया है, आपने पी प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो अगर आप ए से बी जा रहे हो तो आपको पता है ना, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा मतलब। और दूसरी चीज के यहाँ पे मेरे पास में क्या कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबारिक। तो ए और बी क्या हो जाएगा आपका, आइसोबारिक एक्सपांशन। एक्सपांशन को आप क्या बोलोगे, हीटिंग भी बोलोगे, आइसोबारिक एक्सपांशन हीटिंग। अगर आप बी से सी आ रहे हो, बी से सी आ रहे हो, तो अब देखो क्या हो रहा है आपके पास में, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आइसोकोरिक हो जाएगा। और आइसोकोरिक होगा और नीचे मतलब कंप्रेशन हो रहा है, मतलब कूलिंग हो रही है, तो आइसोकोरिक कंप्रेशन या आइसोकोरिक कूलिंग। तो बीसी प्रोसेस आपकी क्या हो गई, आइसोकोरिक कंप्रेशन या कूलिंग बोलोगे, ठीक है ना। फिर अगर आप सी से डी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, तो सी से डी जाने पर क्या है, आपको क्या दिख रहा है,
कि आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आइसोबारिक बोलोगे। लेकिन अब ये आइसोबारिक कौन सा वाला हो जाएगा, कंप्रेशन वाला, मतलब कूलिंग वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर आप डी से ए जा रहे हो, डी से ए जा रहे हो, तो जब आप डी से ए जाओगे तो अब क्या हो गया, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आप इसे क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक। और एक्सपांशन हो रहा है तो हीटिंग। तो ये था आपका 2012 जेई एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए बोला था कि तीन जो मेन है वो आपके जेई मेंस और नीट के लिए काफी है, लेकिन साइक्लिक वाला जो आता है वो कभी कभी आपको जेई जेई एडवांस की टच देके जाता है। इसमें आपको ये पूछा जाता है कि ये कौन कौन से टाइप की प्रोसेस है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है प्रोसेस। समझ में आई बात, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट चीज आपके माइंड में ये आ सकती है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या साइकिल एक बहुत ही सुंदर सी बननी चाहिए, क्या ऐसी ही बननी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये ऐसे भी, आप ऐसे गए फिर ऐसे आए, फिर आप ऐसे गए फिर आप ऐसे गए, है ना। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, साइक्लिक प्रोसेस ही कहलाएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी ही आपकी लूप बननी चाहिए, लूप आपकी दूसरी भी कैसी भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, फाइनल और इनिशियल कंडीशन सेम होनी चाहिए और लूप का फॉर्मेशन होना चाहिए। ये कंडीशन है फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप ए से बी और बी से ए गए तो आप इसे साइक्लिक प्रोसेस बोलोगे क्या, तो नहीं बोलोगे। साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सभी स्टेट फंक्शन, ऑल स्टेट फंक्शन इज जीरो फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। जैसे डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, क्यों? क्योंकि ये वही हो गया ना कि आप जहां से चले थे वहीं आ गए वापस में, तो ऑल स्टेट फंक्शन जीरो हो जाएंगे फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास में इंटरनल एनर्जी की मैं बात करूं, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में अगर मैं आइसोथर्म प्रोसेस की बात करूं, अपन फिर से चलते हैं आइसोथर्म प्रोसेस की तरफ। आइसोथर्म वाला प्रोसेस जो मैंने बताया था, तो वहां पे आपके पास में इंटरनल एनर्जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे कि ये जो अपन ने ग्राफ देखा, इसमें आइसोथर्म की अगर मैं बात करूं तो आइसोथर्म के लिए यहाँ पे सिर्फ डेल्टा यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बाकी के प्रोसेस के लिए आपका कोई भी स्टेट फंक्शन जीरो नहीं होगा, लेकिन डेल्टा यू क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेप्शन है आपके पास में, ध्यान रखना कि एक्सेप्शन ये है हमारे पास में फेज ट्रांजिशन, क्योंकि फेज ट्रांजिशन में आपका डेल्टा यू जीरो नहीं होता है। ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए सारे स्टेट फंक्शन क्या होंगे, जीरो होंगे, लेकिन बाकी के इनके लिए सिर्फ डेल्टा यू क्या होगा, आपका डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, बाकी कोई भी स्टेट फंक्शन जीरो नहीं होगा। इस बात का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो होता है क्या है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, आप इसको जरा ऐसे समझें कि यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में आइडियल गैस भर दी है। दिखाई दे रही है सबको, है ना। कंटेनर लिया है और कंटेनर में क्या करा मैंने, आइडियल गैस भर दी है। अब ये जो पिस्टन लगा है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन आपका क्या है, वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। आपने इस पिस्टन पे एक बड़ा सा स्टोन लेके आया और रख दिया। क्या करा आपने, एक स्टोन लेके आए, ये मैं बता रही हूँ कि एक एम मास का ये एक स्टोन है, आप ऐसा मान लो। स्टोन लेके आए और आपने इसे रख दिया, तो क्या होगा, जैसे ही आपने ये स्टोन रखा, ये प्रेशर क्या होगा, एक ही झटके में नीचे चला जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझाने के लिए मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने एक पिस्टन लिया जो कि एम मास का था। अब इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपने जो स्टोन लिया है वो एक पर्टिकुलर कोई एक मास है, तो इसका पर्टिकुलर कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब आपने एक पर्टिकुलर प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है ना। और उस स्टोन को आपने जैसे ही रखा तो आपका पिस्टन एक ही झटके से नीचे बैठ जाएगा। अब होगा क्या कि जब ये पिस्टन एकदम से नीचे बैठा तो आपके जो अंदर के जो गैसियस पार्टिकल है ना, इन गैसियस पार्टिकल को अपर साइड फोर्स लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, अपर साइड फोर्स लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब आपने इसमें पिस्टन लगाया, ये एकदम नीचे से बैठ गया, फिर ऊपर उठ ही नहीं पाया, तो ये क्या हो गई, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। क्या हो गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। जैसे कि आपने मैंने यहाँ पे बताया कि अगर जब आपने पिस्टन नहीं लगाया था तो इसका वॉल्यूम आपका V1 था, जब आपने पिस्टन लगा दिया तो इसका V2 हो गया, तो ये फिर से आपका ऊपर चढ़ ही नहीं पाया जिस आपने अप्लाई कर दिया।
तो इरिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड आपको 3 चीजें याद रखनी है कि एक ही बार में होगा जो हो जाएगा, मतलब वन स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा धीरे 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 कुछ होगा ना कि थोड़ा आगे बढ़ा फिर थोड़ा आगे बढ़ा, ऐसा नहीं होगा। बस आपने क्या करा, किसी को खड़ा किया और बहुत जोर से चांटा मार दिया और ऐसा चांटा मारा कि वो ऊपर वापस से उठ ही नहीं पाया। बस आप इसको ऐसे समझो कि क्या करा आपने कि कोई एक पर्सन था, उस पर्सन को आपको गुस्सा आया और आपने इसको चांटा मार दिया, चांटा मारा तो वो वापस उठ ही नहीं पाया, तो वो प्रोसेस कौन सी हो गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। मतलब आपने उसको अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। तो वैसे ही इस पिस्टन ने इन गैसेस को फिर से अटैक करने का मौका ही नहीं दिया। तो ये आपकी वन स्टेप प्रोसेस हो गई। और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है इट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि जो आपने ये एक स्टोन अप्लाई किया है मास का, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर रखेगा। ऐसा नहीं रखेगा कि आपने अभी 10 केजी का स्टोन रखा तो थोड़ी देर बाद में इसका जो वजन हो जाएगा 5 किलो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो वो आपको कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं देगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो इनडायरेक्टली आपको बोलेगा एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। और ये काफी जल्दी होगा, है ना, एक चांटा मारा नीचे गिर गया, एकदम से प्रोसेस हो गई, टाइम ही नहीं लगा। इसके अपोजिट रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी कि आपने कंटेनर में अब ये धीरे छोटे 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 आपने पार्टिकल्स डालना चालू किया। आप ये मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल या सैंड पार्टिकल्स या कंकड़ डाल रहे हो आप। पहले थोड़े डाले फिर थोड़े डाले, ऐसे डाले, है ना। तो आप सेंट पार्टिकल्स या कोई भी आप पत्थर, मतलब छोटे छोटे पत्थर डालते हो, धीरे धीरे डालते हो, तो धीरे धीरे डाल रहे हो, मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं है। तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, ये जो आपका पिस्टन है वो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा। अब जब ये नीचे धीरे धीरे जाएगा तो ये पिस्टन इन गैसियस मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो इन गैसियस के पार्टिकल्स को भी क्या होगा, मौका मिल जाएगा इसको ऊपर धक्का देने का। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, धीरे धीरे धक्का मार रहा है, तो इनको क्या मिलेगा, एक मौका मिल जाएगा अपने डिफेंस में कुछ अटैक करने का। तो होता यूं है कि जब सैंड पार्टिकल आपने डाले तो प्रेशर धीरे धीरे लगा, धीरे धीरे लगा, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर नहीं था आपका, ग्रेजुअली आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। तो ये मल्टी स्टेप में होता है। अब जैसे ही आपने ये देखा तो ये वाली गैसेस पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो आप ये देख सकते हो कि आपके जो स्टोन्स पार्टिकल हैं वो ऐसे फैले हुए दिखाई देंगे, मतलब पिस्टन ऊपर उठेगा। तो कुल मिला के ये है कि ऐसा तो नहीं होगा कि जितना आपने इधर दबाया उतना ही इसको धक्का मारेंगे, लेकिन वो धक्का तो मारेगा। मतलब इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये क्या होती है, इसी को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। रिवर्सिबल प्रोसेस का एक और नाम क्या है, क्वासी स्टैटिक। समझ में आ गई बात। तो नीचे से प्रेशर भी लगेगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोले हैं। और हर एक स्टेप पर इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, क्या होती है, हर एक टाइम इंटरवल पे। तो आप ये देखो, ये जो मैंने बनाया है कि थोड़ा नीचे बढ़ा फिर थोड़ा ऊपर गया, मतलब ये ऐसा हो सकता है कि ये इतना नीचे गया तो हो सकता है इतना वापस ऊपर आ गया हो, है ना। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। और ये क्या होती है, एट वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। आपने एक साथ प्रेशर नहीं डाला, धीरे धीरे प्रेशर डाला, और ये क्या होगी, आपकी स्लो प्रोसेस होगी। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। अब जैसे जितना भी अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आइडेंटिफाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है आपको आइडेंटिफाई करना। पहला ऑप्शन दिया है एंथैल्पी एंड टेम्परेचर। तो एंथैल्पी क्या है आपकी, याद करो, एंथैल्पी क्या है आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर क्या है आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो वॉल्यूम क्या था आपका, एक्सटेंसिव। टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव। एंथैल्पी अगेन एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या हो गया आपका, एक्सटेंसिव। आपसे पूछा क्या गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर आ गया इंटेंसिव, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या हो गया आपका, इंटेंसिव। तो ये आपके पास में क्या हो गया, आंसर आ गया डी। नेक्स्ट बोल रहे हैं Q एंड W आर पाथ फंक्शन एंड Q प्लस W इज स्टैटिक फंक्शन। क्या ये सही है, Q एंड R path function and Q plus W is state function, true और false। तो ये क्या है हमारा, yes true है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट बोलता है which is an extensive property। इसमें से कौन सी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, बॉइलिंग पॉइंट, पीएच, ईएमएफ, ये क्या होंगे, और एंट्रोपी क्या होगी। तो बताइए आपके पास में
एंट्रोपी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। बाकी ये तीनों, पीएच क्या होगा आपका, पीएच, पीएच को मैंने यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ बताइए जरा, पीएच भी क्या होगा आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्लियर। तो ये आपके थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाले तक का पार्ट आपका कवर होता है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।